ये हमारे चेन स्टोर होते हैं, जिनका बेसिकली क्या होता है, इनको हम चेन स्टोर्स या मल्टीपल स्टोर्स कहते हैं। इनका स्टोर भले ही एक, इसका जो ब्रांड होता है वो भले ही एक होता है, प्रोडक्ट एक होता है, पर इनके जो स्टोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं इनके, हर एक जगह इनके ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं। उसके एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल, ठीक है। बेसिकली जो स्केल होता है इनका लार्ज स्केल होता है, और इवन क्या होता है ये आइडेंटिकल होता है, तो इनको ढूंढने में भी लोगों को इजी होता है कि हाँ KFC है तो ऐसा दिखेगा ये KFC है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी मल्टीपल शॉप्स होते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है, पब्लिक का भी इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली पब्लिक भी इनको बहुत पसंद करती है और इन पे बहुत विश्वास होता है पब्लिक का। उसके बाद है डिवीजन ऑफ रिस्क। अब डिवीजन ऑफ रिस्क मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह बने तो होते हैं, पर इनका जो मेन ब्रांच होता है वहीं पे उनके सारे जो प्रॉफिट है वो भी वहीं पे जाएगा, और सारे लॉस जो है वो भी वहीं पे जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर स्टोर्स को प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना पड़ता। अब इसमें मान लेते कि कोई एक स्टोर है वो गांव में, अब गांव में तो लोग इतना बाहर का कुछ खाते नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं होता, तो वहां पे दुकान इतने अच्छे से नहीं चलेगी जितना कंपैरेटिव टू सिटी एंड बाकी जगह पे चलेगी। तो उसमें क्या होगा, वहां पे जितना भी लॉस होगा ना, तो वो बेसिकली वो जो स्टोर वाला है उसको नहीं बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है लॉस है, सब जाके क्या होगा, KFC का जो हेडक्वार्टर है वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी को लॉस हो रहा है गांव में और सिटी में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो लॉस का अमाउंट होगा वो बेसिकली इग्नोर हो जाएगा, तो किसी के ऊपर रिस्क नहीं होता इसका। उसके बाद है नो बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब होता है यहाँ पे कुछ बेसिकली उधारी नहीं चलती, यहाँ पे कभी भी उधारी नहीं दी जाती, और इनका कोई भी उधार से बचा हुआ नहीं रहता। लिमिटेशंस इसके हैं, लिमिटेड वैरायटी, ठीक है। पहला तो इनका लिमिटेशन है कि इनकी जो वैरायटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर किसी ने कुछ चाहा तो फिर वो न्यू लॉन्च कर देते हैं, पर बेसिकली जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में था, वहाँ पे खाने के लिए भी था, खेलने के लिए भी था, बहुत कुछ वेराइटीज थी। यहाँ पे क्या होता है, ये वैरायटी नहीं होती, जिस प्रोडक्ट लाइन में वो डील करते हैं यहाँ पे बस वही मिलेगा। अगर घड़ी का लाइन है तो बस घड़ी यहाँ ही मिलेगी, खाने का है तो सिर्फ खाना। उसके बाद है लैक ऑफ पर्सनल टच, ठीक है। तो इनका बेसिकली जितने भी स्टोर्स के मैनेजर होते हैं या स्टोर्स के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनका बेसिकली ना पर्सनल टच नहीं रह पाता। अब ये होता है कि अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है तो उनका क्या होता है, कभी एक मीटिंग होगी, कभी कुछ हो गया, तो उसमें सब लोग एक साथ मिल लेते हैं, सबको पता चलता है हाँ ये ओनर है, इसका ये काम है। पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या, सॉरी, मल्टीपल स्टोर्स में क्या होता है, इनका जो हेडक्वार्टर होता है ना, या तो ये अब्रॉड में होता है या कहीं और होता है, तो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा हर मीटिंग सब अटेंड कर पाए। इनमें क्या होता है, बेसिकली नोटिस दे दिया जाता है, और जो मेन मैनेजर्स होते हैं उनकी मीटिंग हो जाती है, प्रॉपर एम्प्लॉयज से पर्सनल टच नहीं हो पाता। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें कोई भी चेंजेस करना मुश्किल होता है, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हेडक्वार्टर से बन के आएंगे सबको वही फॉलो करना होगा, कोई भी अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकता मल्टीपल स्टोर्स में। उसके बाद है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन का यहाँ मतलब ये है कि बेसिकली ये जो स्टोर्स होते हैं ना, ये इनका जो अटेंशन होता है ये डिवाइडेड होता है, मतलब इनमें एक बेसिकली पब्लिक कॉन्फिडेंस का वो भी हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इनमें पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, तो काफी लोग कहते हैं कि हाँ इसके बारे में काफी अफवाहें भी होती है कि हाँ ये लोग कुछ और मिलाते हैं, कुछ और करते हैं, या फिर इससे क्या होता है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है ना वो थोड़ा लो हो जाता है, उनका जो अटेंशन होता है वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है। और इसमें एक और चीज है कि इनमें बेसिकली इतने सारे ब्रांचेस होते हैं, तो सब में पर्सनली अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो इनमें क्या होता है, रूटीन चेकअप हो जाता है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। इससे क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो या फिर कुछ हो रहा हो तो प्रॉपर इनका इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद होता है नो फैसिलिटीज, ठीक है। इसमें बेसिकली इतनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जो भी हमारे चेन स्टोर है
मतलब अगर नॉर्मल तुम जाओ तो तुम्हें क्या होगा, किसी भी तुम नॉर्मल होटल्स में जाओ या कुछ भी कहीं पर भी जाओ तो उसमें क्या होता है, तुमसे वेटर्स ऑर्डर लेने आते हैं, ठीक है। बट अगर तुम हल्दीराम में जाते हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हें पहले खुद टोकन लेना पड़ता है, टोकन लेके पहले ऑर्डर दे के आना पड़ता है, फिर आके तुम्हें वेट करना पड़ता है, जब तुम्हारा नंबर आएगा तभी तुम्हें सीट मिलेगी, और तभी तुम्हें बेसिकली अगर सीट बची हुई हो तो तुम बैठ सकते हो, बट खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब सबका हो जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हेडेक लगता है कि पहले हमें खुद जाना पड़ता है। नॉर्मल होटल्स में क्या होता है, वेटर्स खुद आते हैं तुमसे पूछने, ठीक है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज है जो बेसिकली हमारे जो चेन स्टोर होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। एक रीजन ये भी है कि ये सब इनके पॉलिसीज में लिखा होता है, एंड दूसरा ये लोग ब्रांडेड होते हैं तो फिर इनको इतना ध्यान नहीं होता, इनको ऐसा लगता है ये कुछ भी करे, इनका बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर पब्लिक को कॉन्फिडेंस है। उसके बाद है हमारा मेल ऑर्डर रिटेलिंग। In mail order retailing, seller contact the potential buyers through advertisement and mail publicity. ठीक है, तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में बेसिकली यही होता है कि इसमें मेल के थ्रू ऑर्डर्स के लिए जो हमारा रिटेलर है वो लोगों को बोलता है। जैसे मान लो कि कोई रिटेलर है, उसने अपने सारे सब कुछ खरीद लिया होलसेल रेट पे, आफ्टर दैट अब उसको सेल करना है, बट उसके बाद ना ही शॉप से और ना ही उसके पास कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो रख के सेल आउट कर सके। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट करेगा या फिर मेल पब्लिसिटी करेगा, जिससे जो पोटेंशियल बायर है रीसेल जो कर सके उनको बेसिकली वो लोग बुलाएगा, मतलब उनको बेसिकली ऑफर देगा कि हम आपको ये सब सेल करना है, अगर आप करोगे तो आपको 25% या 15% इसका कमीशन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जो पोटेंशियल बायर होते हैं बेसिकली, जिनको खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते किसी रीजन से, उनके पास पैसे नहीं होते, फंड्स अवेलेबल नहीं होते, बट वो सेलिंग कर पाते हैं खुद, तो बेसिकली वो लोग ये फिर करने लगते हैं, ये रीसेलिंग होता है। रीसेलर से ही जब सामान लेके हम दूसरे को सेल करते हैं तो वो हमारा रीसेलिंग कहलाता है, और रीसेलिंग में हमारे खुद के कोई पैसे नहीं लगते। इसमें बेसिकली जो सेलर होता है वो हमें कमीशन प्रोवाइड करता है, हमें सेल उसी के गुड्स को करने होते हैं। तो इसका पहला तो हमारा एडवांटेज जो है वो है लिमिटेड कैपिटल। इसमें क्या होता है, जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है, ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। जैसे मान लो जो रिटेलर है उसने एक बार पैसा लगा दिया, इसके बाद क्या है, उसको बेसिकली बायर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो गुड्स खरीदेगा, उसमें से जितना अमाउंट आएगा वो उसमें से 15% जो कमीशन है वो बायर्स का हो जाएगा, खुद से उसको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा है कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि बेसिकली क्या है, इसमें रिटेलर ने बस चीजों को खरीदा है और पब्लिसिटी एंड मेलिंग में उसको जो मेहनत लगी है, बाकी जो हेडेक सेलिंग का है वो तो जो बायर्स है वही बेसिकली करते हैं। ठीक है, रीसेलिंग पर्पस से वो खुद ही खरीद लेते हैं। आफ्टर दैट है हमारा वाइडर मार्केट। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी से क्या होता है, जो मार्केट होता है उनको नॉलेज हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में, और जो मार्केट जो बायर्स होते हैं वो बेसिकली खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद है नो बैड डेब्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई उधारी नहीं चलती। ठीक है, उधार नहीं दिया जाता। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें मिडल मैन का एलिमिनेशन हो जाता है। अगर क्या होता है, अगर मान लो कि कोई रीसेलर है, रीसेलर को भी क्या करेंगे, ये जो सेलर है रिटेलर है हमारे, वो बेसिकली उनको सेल तो कर रहे हैं, उनका काम खत्म। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, वो बायर्स को सेल करे तो वो एक अलग प्रोसेस है। पर बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिटेलर होते हैं वो रीसेलर्स को सेल आउट कर देते हैं, एंड जो बायर्स होते हैं वो कभी कभार खुद ही आ जाते हैं रिटेलर्स के पास फॉर द परचेज, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी की वजह से। उसके बाद है हमारा लिमिटेशन, नो पर्सनल कांटेक्ट। इसमें बेसिकली कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता कि हाँ कोई शॉप है, उसमें एक बायर आएगा, फिर हम उसको चीजें दिखाएंगे, उसके बाद वो लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली सारी डिटेल्स दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है कोई बायर खरीदने के लिए, तो वो बेसिकली जो नंबर दिया होता है उस पर कॉल करता है, वो अपना ऑर्डर बुक करता है, पेमेंट मोड डिसाइड करता है, फिर उसके पास पहुंच जाता है। टीवी में भी आप लोग देखना, काफी बार बहुत सारे ऐड आते हैं
एक तो नाप-तोल का, आई थिंक नाप-तोल का ऐड आता है, इवन बीच-बीच में मूवीज़ के उसमें भी एक थोड़ा एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है। उसमें डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, साड़ी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, जीन्स दिखाते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, बेसिकली ये मेलिंग ऑर्डर रिटेलिंग ही है। नो पर्सनल इंस्पेक्शन, ठीक है? इसमें पर्सनल इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकता, मतलब जो बायर है वो खुद जाके चेक नहीं कर सकता कि हाँ क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वालिटी कैसी है। इवन इनमें कोई रिटर्न पॉलिसीज भी नहीं होती। लिमिटेड वैरायटी, ठीक है? इनकी भी जो वैरायटी होती है वो बेसिकली लिमिटेड होती है, इनमें भी ज्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं होती। पोस्टल डीले, ठीक है? इनमें कभी कभार ऐसा पोस्टल डीले हो सकता है क्योंकि ये बाई पोस्ट जाता है। अब कहीं पे हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर हम खुद जा रहे हैं लेने, तो हम तो तब तुरंत के तुरंत उसको पैसे देंगे और ले लेंगे, ठीक है? हमारा तुरंत के तुरंत काम हो गया, हमें वेट नहीं करना पड़ा। पर कोई अगर हमें पोस्ट कर रहा है तो वो या तो 1-2 दिन लेगा, हम थोड़े दूर रहते तो थोड़ा ज्यादा दिन लेगा, कभी कुछ हो गया रास्ते में तो वो डिले हो गया, तो इसलिए पोस्टल में डिले हो सकता है। उसके बाद है हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है? अब जो ये एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं जो रिटेलर, इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है? अगर वो न्यूज़पेपर में करा रहे हैं तो थोड़ी कम होगी, पर अगर वो टेलीविजन में करा रहे हैं, मैगजीन्स में करा रहे हैं, पब्लिसिटी करा रहे हैं, तो जो कॉस्ट होता है वो उनका ज्यादा लग जाता है। 13th, उसके बाद है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। It can be defined as a voluntary association of persons based on cooperative principle by buying in common and selling in common, ठीक है? अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स मतलब बेसिकली क्या होता है? ये ऐसे स्टोर होता है जहाँ पे ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे एसोसिएशन ऑफ पीपल्स काम करते हैं जिनका जो सेलिंग एंड बाइंग का जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है। मतलब मान लो कोई चावल बेच रहा हो और किसी को चावल खरीदना हो तो उसको उसी शॉप में मिल जाएगा, ये कोऑपरेटिव स्टोर होता है। एडवांटेज इसका पहला क्या है, ये रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको कम रेट पे मिलता है। दूसरा लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है? तो बेसिकली ये एक ही अंडर रूफ के अंडर होता है, तो बेसिकली इसका जो ऑपरेशन का कॉस्ट होता है वो भी कम होता है क्योंकि ये कोऑपरेटिव होता है। उसके बाद है कैश सेल्स, इसमें भी ये होता है कि पैसे मतलब उन्होंने मतलब सामान दिया और पैसे ले लिया, इनका कोई मेलिंग वगैरह का नहीं होता, ऑन द स्पॉट इनकी सेल एंड परचेज होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है? ये भी बेसिकली इकोनॉमी के लिए एक लार्ज स्केल में ये लोग भी डील करते हैं, तो बेसिकली सेलिंग में इनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इनके जो बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं दोनों इनके मेंबर के ही, एसोसिएशन के ही मेंबर्स होते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है? जो भी कोऑपरेटिव्स होते हैं इनको बेसिकली गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मान लो कोई बायर है तो उसको क्या रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा गुड्स, और कोई सेलर है तो उसको बेसिकली ऑपरेशन में सब्सिडीज मिलेगी। लिमिटेशन उनके क्या है, एक तो लिमिटेड कैपिटल है, इनका जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है बिकॉज ये लोग कोई लोन वगैरह नहीं लेते एंड